नमस्कार दोस्तों, सोचिए अगर कल सुबह उठते ही ये खबर आए कि एशिया में एक ऐसा बड़ा ऐलान हो गया है जिसने बीजिंग की नींद उड़ा दी हो, एक ऐसा कदम जिसने पूरे पावर बैलेंस को हिला दिया हो और इस सब के पीछे भारत की सीधी और साफ सोच हो। यही वो पल है जहां से आज की कहानी शुरू होती है, क्योंकि जो बात अब तक दबे हुए शब्दों में कही जा रही थी वो अब खुलकर सामने आ चुकी है। और ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये आने वाले वक्त की दिशा बदलने वाला इशारा है। दरअसल दुनिया इस वक्त किसी शांत दौर में नहीं है, हर तरफ उथल पुथल है और तीन बड़ी ताकतें रोज नए तरीके से अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही हैं। एक तरफ वॉशिंगटन है जो कभी आर्थिक दबाव बनाता है, कभी किसी देश के सिस्टम को झकझोर देता है। दूसरी तरफ मॉस्को है जो अपने इरादे छुपाता नहीं और सीधी टक्कर की भाषा समझता है। और तीसरी ताकत बीजिंग है जो बिना शोर किए धीरे धीरे अपनी सीमाएं फैलाने में लगा हुआ है। इन तीनों के बीच जो सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड इलाका है वो है एशिया, और यही सबसे बड़ी चिंता की बात है। एशिया की समस्या ये नहीं है कि यहाँ ताकत की कमी है, असली दिक्कत ये है कि यहाँ एकजुटता की कमी है। यूरोप को देखिए, वहाँ देश अलग अलग हैं, भाषाएं अलग हैं, कल्चर अलग है, लेकिन जैसे ही सुरक्षा की बात आती है सब एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। वजह सिर्फ एक है, उनके पास एक ऐसा सिस्टम है जो किसी एक पर हमला होने पर सबको खड़ा कर देता है। एशिया में ऐसा कुछ भी नहीं है और यही खालीपन सबसे ज्यादा खतरनाक है। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर बीजिंग अचानक फैसला कर ले कि वो किसी छोटे एशियाई देश पर दबाव बढ़ाएगा या सीधे कदम उठा लेगा, तो कौन आगे आएगा? कौन बोलेगा कि नहीं अब रुक जाओ? सच्चाई ये है कि ज्यादातर देश सिर्फ देखते रह जाएंगे। यही वजह है कि एशिया आज उस हालत में है जहां हर कोई अपने घर में आग लगने के डर से चुप बैठा है, लेकिन आग बुझाने के लिए मिलकर पानी डालने को कोई तैयार नहीं है। यही वो बैकग्राउंड है जहां से एक नई सोच जन्म लेती है। ये सोच धीरे धीरे फुसफुसाहट से दहाड़ में बदल रही है। ये कोई अचानक आया आइडिया नहीं है, बल्कि सालों से जमा हो रही बेचैनी का नतीजा है। सवाल सीधा है, क्या एशिया हमेशा अलग अलग रहकर दबाव सहता रहेगा, या फिर अब वक्त आ गया है कि यहाँ भी एक ऐसा मजबूत ढांचा बने जो सिर्फ बातों में नहीं बल्कि एक्शन में भी काम करे? इस बीच बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे पास तो पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, अगर कोई दिक्कत आई तो वो संभाल लेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि ये संस्थाएं अब सिर्फ कागजों में ताकतवर दिखती हैं। जमीन पर जब हालात बिगड़ते हैं तो फैसले टलते रहते हैं, बयान आते रहते हैं, लेकिन ठोस कदम नहीं उठते। यही वजह है कि अब भरोसा सिर्फ कागजी वादों पर नहीं किया जा सकता। यूरोप का उदाहरण बार बार इसलिए सामने आता है क्योंकि वहाँ एक साफ नियम है, अगर किसी एक को छेड़ा गया तो जवाब सब मिलकर देंगे। यही डर किसी भी हमलावर को रोकने के लिए काफी होता है। एशिया में अभी तक ऐसा डर पैदा ही नहीं हुआ है और बीजिंग इस बात को अच्छी तरह समझता है। इसी वजह से वो कभी एक देश पर दबाव डालता है, कभी दूसरे पर, ताकि कोई भी एकजुट होकर सामने ना आ सके। पिछले कुछ दशकों में हमने देखा है कि कैसे एक एक करके इलाके बदले गए, कभी किसी बहाने से, कभी किसी समझौते के नाम पर। जब सब अलग अलग खड़े होते हैं तो मजबूत ताकत के लिए खेल आसान हो जाता है। यही पैटर्न अब भी चल रहा है और यही पैटर्न तोड़ने की बात अब खुलकर हो रही है। इस पूरे समीकरण में भारत की भूमिका इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि भौगोलिक तौर पर भी और रणनीतिक तौर पर भी भारत एक ऐसा देश है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक तरफ विशाल समुद्री रास्ते, दूसरी तरफ लंबी सीमाएं और बीच में एक ऐसी आबादी जो आने वाले समय की दिशा तय कर सकती है। यही वजह है कि जब भी एशिया की सामूहिक ताकत की बात होती है तो चर्चा अपने आप भारत पर आकर टिक जाती है। कुछ साल पहले जापान के एक नेता ने खुलकर ये कहा था कि अगर एशिया और प्रशांत क्षेत्र को एक साथ देखना है तो भारत के बिना ये मुमकिन नहीं है। उस वक्त ये बात बहुतों को सिर्फ एक कूटनीतिक बयान लगी थी, लेकिन आज उसी सोच की अहमियत समझ में आ रही है। एशिया और प्रशांत को अलग अलग नहीं देखा जा सकता क्योंकि चुनौती भी एक है और भविष्य भी जुड़ा हुआ है। अगर आप जरा ध्यान से देखें तो संभावनाएं डर से कहीं बड़ी हैं। अलग अलग देशों के पास अलग अलग ताकत है, कहीं टेक्नोलॉजी है, कहीं मैन पावर है, कहीं इनोवेशन है और कहीं स्ट्रेटेजिक लोकेशन। अकेले अकेले ये सब अधूरा है, लेकिन अगर ये एक साथ आ जाए तो तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। तब बात सिर्फ किसी एक देश को रोकने की नहीं रहेगी, बल्कि अपने भविष्य को खुद तय करने की होगी। यही वजह है कि इस वक्त जो चर्चा चल रही है वो सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं है। ये आर्थिक ताकत, टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ी हुई है। जब देश डर के बजाय भरोसे के साथ खड़े होते हैं तब असली ताकत पैदा होती है और यही वो मोड़ है जहां एशिया आज खड़ा है। इस कहानी का पहला हिस्सा यहीं खत्म होता है, लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है। क्या ये सोच सिर्फ शब्दों तक सीमित रहेगी या फिर जमीन पर भी कुछ बदलेगा? क्या छोटे देश अपने डर से बाहर निकल पाएंगे और क्या एक नई सामूहिक ताकत वाकई आकार ले पाएगी? आगे की तस्वीर और भी गहरी है और वही हम अगले हिस्से में समझेंगे, जहां बात सिर्फ इरादों की नहीं बल्कि ठोस कदमों की होगी। अब बात सिर्फ सोच या बयान तक सीमित नहीं रहती, क्योंकि जब किसी आइडिया की जड़ें जमीन में उतरने लगती हैं तभी असली हलचल शुरू होती है। यही वो स्टेज है जहां ये पूरा प्लान कल्पना से निकलकर प्रैक्टिकल दुनिया में कदम रखता है। सवाल ये नहीं है कि एशिया को एकजुट होना चाहिए या नहीं, सवाल ये है कि अगर अब भी नहीं हुए तो फिर कब होंगे? क्योंकि जो वक्त बीत गया वो वापस नहीं आने वाला और जो मौके सामने हैं वो हमेशा खुले नहीं रहेंगे। इस
पूरे गेम में सबसे दिलचस्प बात यह है कि डर सिर्फ छोटे देशों में नहीं है, डर हर किसी के अंदर है। छोटे देश डरते हैं कि अगर वो खुलकर खड़े हुए तो कहीं अकेले ना पड़ जाएं। बड़े देश सोचते हैं कि कहीं ज्यादा आगे बढ़ने से बाकी ताकतें नाराज ना हो जाएं। लेकिन सच्चाई ये है कि डर में जीकर कभी भी इतिहास नहीं बदला जाता। इतिहास वही बदलते हैं जो रिस्क लेते हैं, और अभी एशिया उसी मोड़ पर खड़ा है। बीजिंग की रणनीति हमेशा से साफ रही है, कभी एक देश को अपने पाले में खींचो, कभी दूसरे को आर्थिक लालच दो, और कभी किसी को डर दिखाकर चुप करा दो। ये डिवाइड और कंट्रोल वाला मॉडल लंबे समय तक चला है, क्योंकि सामने कोई एकजुट ताकत थी ही नहीं। लेकिन जैसे ही ये संकेत मिलने लगे कि देश आपस में बात करने लगे हैं, साझा सुरक्षा की भाषा बोलने लगे हैं, वहीं से घबराहट शुरू हो जाती है। अब जरा सोचिए, अगर समंदर के रास्तों पर साझा निगरानी हो, अगर किसी एक देश पर दबाव बढ़े तो बाकी देश भी बिना देर किए साथ खड़े हों, तो हालात कितने बदल सकते हैं। तब कोई भी ताकत ये सोचने से पहले 100 बार सोचेगी कि अगला कदम उठाना सही है या नहीं। यही डिटरेंस असली पावर होता है, जो बिना गोली चलाए भी सामने वाले को रोक देता है। इस पूरे समीकरण में टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी की भूमिका भी उतनी ही बड़ी है। अलग अलग देशों के पास अलग अलग ताकत है। कहीं एडवांस मैन्युफैक्चरिंग है, कहीं चिप्स और हार्डवेयर की ताकत है, कहीं सॉफ्टवेयर और स्किल्ड मैन पावर है। अगर ये सब अलग अलग रास्तों पर चलता रहा तो फायदा हमेशा बाहर वाली ताकतें उठाएंगी। लेकिन अगर ये एक ही दिशा में काम करने लगे तो एशिया सिर्फ एक मार्केट नहीं बल्कि एक इंजन बन सकता है। यही वो पॉइंट है जहां ये कहानी सिर्फ डिफेंस की नहीं रहती, ये आत्मनिर्भरता की कहानी बन जाती है। जब देश मिलकर टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे, मिलकर सप्लाई चेन बनाएंगे, तो किसी एक देश पर निर्भरता अपने आप कम हो जाएगी। तब न कोई दबाव काम आएगा, न कोई धमकी, क्योंकि जो खुद के पैरों पर खड़ा होता है वही असली मायनों में आजाद होता है। अब सवाल उठता है कि क्या ये सब आसान है? बिल्कुल नहीं। रास्ते में रुकावटें होंगी, दबाव आएगा, लालच भी दिया जाएगा और डराने की कोशिश भी होगी। लेकिन यही वो टेस्ट है जो तय करेगा कि एशिया सिर्फ एक भौगोलिक नाम है या फिर एक सोच, एक ताकत। जो देश आज हिचकिचा रहे हैं, उन्हें भी ये समझना होगा कि अकेले रहकर बचने का दौर अब खत्म हो चुका है। इस पूरी प्रक्रिया में भारत की भूमिका इसलिए बार बार सामने आती है क्योंकि भारत ने ये दिखाया है कि वो बिना किसी के दबाव में आए अपने फैसले ले सकता है। न पूरी तरह किसी के पाले में जाना, न किसी के इशारों पर चलना, बल्कि अपने हितों के हिसाब से स्टैंड लेना। यही चीज बाकी देशों को भी भरोसा देती है कि अगर लीडरशिप ऐसी हो तो साथ चलने में डर कम लगता है। आज दुनिया एक ऐसे फेज में है जहां सिर्फ भाषणों से काम नहीं चलेगा। अब जॉइंट एक्सरसाइज, साझा फैसले और रियल टाइम कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। यही वो बदलाव है जो आने वाले वक्त को तय करेगा। अगर ये कदम अभी नहीं उठे तो कल हालात और मुश्किल हो जाएंगे और तब विकल्प भी सीमित रह जाएंगे। तो आखिर में सवाल बहुत सीधा है, क्या एशिया अपनी किस्मत खुद लिखेगा या फिर दूसरों को लिखने देगा? क्या हम डर में जीते रहेंगे या फिर एक साथ खड़े होकर ये कहेंगे कि अब बहुत हो गया? ये फैसला आज लिया जा रहा है और इसका असर आने वाली पीढ़ियां महसूस करेंगी। अगर आपको लगता है कि ये चर्चा जरूरी है, अगर आपको लगता है कि ऐसे मुद्दों पर खुलकर बात होनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आपके हिसाब से एशिया का भविष्य किस दिशा में जाना चाहिए। आपकी राय ही इस बातचीत को आगे बढ़ाती है।